सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि झारखंड D2D का सिलेबस क्या क्या है, मतलब कि कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस में है आप लोगों का। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस में है। दूसरा चीज़ ये है कि उस सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है D2D के लिए, मतलब कि अगर उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे फोकस करें, और उसके बाद ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा हो जाएगा उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स से। ठीक है, तो मैथ्स में ये सारा चैप्टर जो है वो सिलेबस में आता है। अब सिलेबस के अंदर, इस चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सेट्स पढ़ रहे हैं तो वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब कैसा वर्ड प्रॉब्लम, सपोज ए न्यूज़पेपर इतना आदमी पढ़ता है और बी न्यूज़पेपर इतना आदमी पढ़ता है, और दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर इतना आदमी पढ़ता है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ने वाला का संख्या कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। वो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लेना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम। उसके बाद रिलेशन फंक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टाइप्स, कितना टाइप्स ऑफ रिलेशंस होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये सारा। ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, फंक्शन में वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सारा इंपॉर्टेंट है। डोमेन, रेंज निकालना आना चाहिए, इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना आना चाहिए। उसके बाद मैट्रिसेस का बात करें तो मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि देखोगे 2023 से मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन आया था, इनवर्स से क्वेश्चन आया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन आया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि एडिशन सब्सट्रैक्शन। देखे होगे कि दो मैट्रिक्स रहता है, जोड़ दिया जाता है, एक्स का वैल्यू फाइंड करो, एडिशन सब्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज होता है ना कि रो को इधर से R1 को R2 से माइनस कर दी, ये सारा प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे। और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो कहां से, R.D. शर्मा का एग्जांपल से मैच करता है। R.D. शर्मा का सारा एग्जांपल बना लीजिए, डिटर्मिनेंट का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। लिमिट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, एक इस टाइप का लिमिट होता है, देखे होंगे, लिमिट 1 के पावर इन्फिनिटी। ये अलग से इसलिए लिखे हैं क्योंकि बाकी सारा लिमिट एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हो जाता है, बट ये नहीं होता है, तो इसके लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। और लिमिट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है उसको भी देख लीजिएगा एक बार। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है तो के का वैल्यू फाइंड करो। या कंटिन्यूअस कैसे होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एक्स उसी पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। उसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये सारा चीज देख लेना है। डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हर साल आता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन है ये, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ट्रिगोनोमेट्रिक में इनवर्स, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन है, कुछ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। इस बार क्वेश्चन आया था, पिछले बार बहुत बार आया है ट्रिगोनोमेट्री में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, कि उसको आप लोग को डिफरेंशिएट करना रहता है और कुछ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ईजी हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट से क्वेश्चन आ चुका है, स्लोप, टेंजेंट एंड नॉर्मल स्लोप फाइंड करना। रेट मेजर से 2023 में भी क्वेश्चन आया था। मैक्सिमा मिनिमा इंपॉर्टेंट है, रोल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है। बस यही सारा चीज हो गया। वेक्टर में क्या, क्रॉस प्रोडक्ट करने डायरेक्ट पूछ देता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने पूछ देता है। सपोज ए और बी दे दिया, ए क्रॉस बी कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। डॉट प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट रहता है। एंगल फाइंड करना, कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड करना। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी ऑन ए, बहुत इजी चीज है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी आया है। वर्क कैसे निकालते हैं, मूवमेंट कैसे निकालते हैं, एक में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एक में क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल देते हैं, बस। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, और कुछ 11 का कुछ क्वेश्चन, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बना लीजिएगा तो ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा D2D लेवल का, ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है D2D के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, जैसे कि हम रिकॉर्डिंग डाले थे, देखे होगे, उसमें हम सबसे पहला चीज ये बताए थे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना। तो बहुत आसान ही होता है, बस फॉर्मूला होता है। मिडल टर्म, इसी को देखिए, लार्जेस्ट कोफिशिएंट जब निकालने बोलता है तो हम लोग मिडल टर्म निकालते, देखते होंगे आप लोग। उसके बाद कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, जनरल टर्म के बिना कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, नहीं होगा, मतलब जनरल टर्म पढ़ेंगे तभी ना कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा होता है, टर्म फ्रॉम द इंड, सपोज आपको दे दिया x + y के पावर में n, अब बोलेगा कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड, तो क्या होता है n - r+2, मतलब चौथा टर्म है तो n - 4+2, पावर में भी n की जगह कुछ होगा ना, सपोज x + y के पावर में 12,
अब चौथा टर्म फ्रॉम द इंड फाइंड कर, तो क्या करेंगे 12 - 4 + 2 कितना हो गया, 12 - 4 8 + 2 10, मतलब 10वां टर्म फाइंड करेंगे, y को x की जगह रख देंगे, x को y की जगह, मतलब इधर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, बस जो टर्म आएगा वही हो जाएगा मेरा फ्रॉम द इंड। इंटीग्रेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का था 2023 में, बस इतना ही है, और कुछ कुछ सब स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब सिंपल से आंसर आ जाता है, देखे होंगे आप लोग आर डी शर्मा में जितना भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत इजी लेवल टाइप का है वो बना लीजिएगा। और मॉडुलस का इंटीग्रेशन आना चाहिए, जैसे कि मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो मॉडुलस का कैसे हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, एक पार्ट में निगेटिव आता है, एक पार्ट में पॉजिटिव, किसी पार्ट में निगेटिव किसी पार्ट में पॉजिटिव, तो चेक करना पड़ता है हम लोग को लिमिट पुट करके। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया होता है किसका किसका एरिया, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये तीनों का एरिया अच्छे से कर लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, बस इतना है ही। साथ में क्या डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। एपी जीपी एचपी में क्या इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। सम किसका किसका, एपीजीपी का कम से कम सम निकालने आना चाहिए, पता चला सम दे दिया, वैल्यू ऑफ एंड फाइंड करो, ठीक है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे दिया, वैल्यू ऑफ एपी, सम ऑफ एपी फाइंड करो, तो बहुत इजी हो जाता है। एचपी का टर्म, कोई एचपी आपको सीरीज दे देगा, बोलेगा कि इसका फोर्थ टर्म फाइंड करो, बहुत ईजी रहता है सारा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में क्या, बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी में। सपोज तीन गो बैग है, किसी में 5 लाल बॉल है, 4 काला बॉल है, 3 पीला बॉल है, तो लाल बॉल को निकाले तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसको हम लोग बेस थ्योरम से निकालते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कार्ड है 52 गो, उसमें से पहले हम एक क्वीन निकाले, फिर 2 किंग निकाल दिए, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, और बिना रिप्लेस किए कितना होगा प्रोबेबिलिटी किसी एक कार्ड का निकालने का, कोई भी कार्ड दे दिया जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल देते हैं हम लोग। स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन निकालने आना चाहिए, इजी टाइप का। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, रिलेशन मीन मोड मीडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, और वेरिएंस फाइंड करने आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या, आर्ग्यूमेंट फाइंड करने आना चाहिए, और ये रूट है, मतलब कि सपोज 1 + i का रूट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट फॉर्मूला होता है, बहुत ट्रिक होता है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। आर निकाल दीजिए, मॉड जेड निकाल दीजिए, बस खत्म। स्ट्रेट लाइन में क्या फाइंड करना आना चाहिए, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कुछ कुछ खास आप लोग का फॉर्मूलाज रहता है, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। 3D भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, इसमें आप लोग को इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन होता है, इक्वेशन कैसे होता है, परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, पैरेलल तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इमेज निकालने आना चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल निकालने आना चाहिए, 2 3D मतलब 2 प्लेन दिया रहेगा, प्लेन के बीच में एंगल, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा प्लेन का, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा प्लेन का। अगर इतना सब कुछ कर लेते हो तो 50 में 50 क्वेश्चन आप लोग का मैच कर जाएगा, ठीक है। पर हाँ, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि सबसे एक एक क्वेश्चन बना के चले जाएं, सबसे आप अगर 50 में 50 स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में, तो सबको थोड़ा सा डीपली, आप पूरा डीपली नहीं घुसना है, क्योंकि D2D में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ऊपर। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, सबसे पहला जो चीज मेरे दिमाग में आता है होता है डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा चीज को कर लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लीजिए, वेक्टर कर लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है कर लीजिए, अब इंटीग्रेशन भी आ रहा है ये कर लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम कर लीजिए, रिलेशन फंक्शन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लीजिए, लिमिट्स एल हॉस्पिटल रूल वाला कर लीजिएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टेट 3D कर लीजिए, और प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। बस इतना को अच्छे से कर लीजिए, जो टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, आपका 25 से 30 नंबर तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। 30 मार्क्स 30 नंबर आप लोग इसी में से कर सकते हो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना तो पूरा कर लीजिए, आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स पे, तब तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब हम लोग देख लेंगे फिजिक्स का सिलेबस। तो फिजिक्स में ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जितना भी आप लोग देख रहे हो। अब हम लोग सभी चैप्टर का टॉपिक्स को जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक करके आप लोग को बताते जाएंगे, आप लोग सुनते चलिएगा। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल, कूलम्स लॉ तो सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल, द अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये छोटा छोटा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है D2D के एग्जाम में। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का जो इक्वेशन आता है, मतलब जो फाइनल आता है वो क्या होता है, उसका आप लोग को लिखने आना चाहिए। डेरिवेशन आपको रटना नहीं, क्योंकि डेराइव तो करना नहीं है, बट फाइनली जो आपका
फॉर्मूला बनता है वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में होता है कैपेसिटर, क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा एक दो को बस। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है करंट। तो करंट में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पर न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। उसके बाद रेसिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज और पैरेलल दोनों में थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल, खासकर दोनों जब एक साथ जुड़ जाता है सीरीज और पैरेलल तो उसका न्यूमेरिकल मतलब कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वो कर लीजिएगा। उसके बाद वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज मोबिलिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए भी डी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला बन जाता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए भी डी, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी निकालते कैसे, यूनिट क्या होता है, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कलर कोड ऑफ कार्बन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो कि अब आने लग गया है कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का दोनों लॉ देख लीजिएगा, दोनों लॉ का आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज है किरचॉफ्स लॉ वो भी देख लीजिएगा। और लास्ट में पोटेंशियोमीटर। इतना ही सिलेबस में है आपका करंट में, पूरा सिलेबस बता दिए हम, ठीक है, करंट का। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। देखिए करंट का हम लगभग सब कुछ इसलिए बता दिए क्योंकि करंट में पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। आप एक दो सिर्फ ओम्स लॉ पढ़ के नहीं आ सकते हो, ठीक है, जितना भी सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पेयर सर्किटल्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इसका जो आपका फॉर्मूला बनता है वो, गैल्वेनोमीटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, ये उसका हम लोग मैग्नेटिक परमिट सक्सेसिबिलिटी निकालते हैं। ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद करना है ये सबको। उसके बाद क्यूरी लॉ याद कर लीजिएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सुन रहे होंगे क्योंकि इतना सारा चीज़ बोर्ड भर जाता लिखते तो। उसके बाद देखिए एसी एंड ईएमआई में सबसे इंपॉर्टेंट है फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसका आप थोड़ा इक्वेशन देख लीजिएगा। लेंस लॉ इंपॉर्टेंट है और मीन एंड आरएमएस वैल्यू, अगर इतना कर लेते हो तो एसी एंड ईएमआई आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसका नोट्स हम आप लोगों को टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करवा देंगे सभी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तो टेलीग्राम में नहीं है तो ऐड हो जाइएगा। उसके बाद हम लोग वेव में क्या होता है, वेवलेंथ ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि वेवलेंथ ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, जैसे कि एक्सरे, गामा रे, ये सारा का जो वेवलेंथ है किस सीक्वेंस में, गामा एक्स वाई भी आई एम आर, यही बताए थे आप लोग को मैं एक वीडियो बना के, गामा एक्स वाई भी आई एम आर, ठीक है। तो आप लोग को इस सीक्वेंस में वेवलेंथ डिक्रीज होता है, इस सीक्वेंस में वेवलेंथ इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है, वो देख लीजिएगा। हम एक वीडियो में इसको एक ट्रिक में याद भी करवाया था आप लोगों को। उसके बाद यूजेज ऑफ वेव्स, जैसे कि रडार में कौन सा वेव यूज़ होता है, माइक्रोवेव यूज़ होता है। उसी तरीके से कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा वेव यूज़ होता है, यूजेज ऑफ वेव्स देख लीजिएगा, आपका वेव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ऑप्टिक्स पे। देखिए वेव्स में भी कुछ न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। एच म्यू इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एच म्यू जो होता है उससे क्वेश्चन आ जाता है, तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन इस पर भी देख लीजिएगा। एच का वैल्यू कितना होता है, ये सारा चीज़, प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑप्टिक्स देखिए, ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑप्टिक्स। 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाता है ऑप्टिक्स से। तो ऑप्टिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब कुछ देखिए, अच्छे से सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले मिरर में किस जगह पे रखते हैं तो कहाँ आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। उसके बाद होता है लेंस में कहाँ रखते हैं तो कहाँ होता है। अब उसके बाद मिरर फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है और लेंस फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आना ही आना है, मिरर या लेंस फार्मूला दोनों में से कोई एक में क्वेश्चन आना ही आना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, इमेज कहाँ बनेगा। फोकल लेंथ आपका दे दिया रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u जो होता है। आपको लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, यंग्स स्प्लिट क्या होता है विद, और देखिए एक होता है फ्रिंज विद, एक होता है इसमें फ्रिंज विद, ये क्या होता है। उसके बाद कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सबसे एक चीज़ बता दें तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारा चीज़। और कुछ न्यूमेरिकल जो होता है यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट से, बस वो सारा इंपॉर्टेंट अगर कर लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी नोट्स हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब उसमें इंक्लूड रहेगा। उसके बाद आते हैं एटम्स एंड न्यूक्ली में। तो एटम्स एंड न्यूक्ली में इंपॉर्टेंट है एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ये सारा और इसका एनर्जी लेवल देख लीजिएगा। उसके बाद
रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ पीरियड 100% आने वाला क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड और मीन पीरियड, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड हो गया और इसका मीन लाइफ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन किसको बोलते हैं। फिजन और फ्यूजन, कोई फ्यूजन को फिजन समझ लेता है, फिजन को फ्यूजन समझ लेता है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन है कि जो सनलाइट होता है, सन में कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि न्यूक्लियर फिजन होता है, कमेंट में बताइए। उसके बाद हम लोग आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर में न्यूमेरिकल कुछ इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इसको आप लोग पूरा ही इसका देख लीजिएगा, ठीक है। इस बहुत छोटा सा चैप्टर है, पूरा ही आप लोग कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो बूलियन अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। बूलियन अलजेब्रा में 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। बूलियन अलजेब्रा में एंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट कौन सा है, ठीक है, बेसिक गेट कौन सा है, उसके बाद नैंड गेट किससे किससे मिलकर बनता है, नॉर गेट किससे किससे मिलकर बनता है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज, किसमें करंट फ्लो नहीं करता है, किसमें करंट फ्लो करता है। रेक्टिफायर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोलर सेल क्या होता है, ये सारा आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ गया। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका हो गया जैसे कि रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव क्या होता है, और सैटेलाइट में कौन सा मोड ऑफ आपका ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सारा आ गया आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में। मैकेनिक्स में क्या क्या आ गया, मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स आ गया, काइनेटिक्स आ गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सब मैकेनिक्स का पार्ट है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल बनाना ही बनाना है। मैकेनिक्स में बड़ा चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यही मैकेनिक्स में ही सब आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या हो गया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है। और फिर इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, इसमें रिलेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन में क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका न्यूमेरिकल याद होना चाहिए। और फिर एक होता है एस्केप वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जितने भी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन होता है वो होना याद होना चाहिए आपको। किसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, किसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये सारा थर्मोडायनेमिक्स में आ गया। उसके बाद लास्ट में आ गया वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में आपको वर्क भी निकालने आना चाहिए, पावर भी निकालने आना चाहिए, एनर्जी भी निकालने आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम भी आना चाहिए, और बेसिक न्यूमेरिकल है जो आप चैप्टर में अगर एक अच्छा सा रेफरेंस बुक खोलोगे तो आपको इस पर न्यूमेरिकल दिख जाएगा। अगर आपको इसका नोट्स देखना है तो फिर हम टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पुराने वाले टेलीग्राम में, ठीक है। और शायद वहाँ से अगर हट गया होगा तो हम एक बार दोबारा रीसेंड कर देंगे। तो जो लोग टेलीग्राम में नहीं है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और बस इतना ही आप लोग का सिलेबस है, अगर अच्छे से कवर कर लोगे सारे चैप्टर को तो आप लोग का 50 में 50 स्कोर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टफ होता है फिजिक्स में करना, ठीक है। बट सिलेबस आप लोग का पूरा इतना ही है, तो आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। सो हेलो एवरीवन, अब हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री में ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस है आप लोग का। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, एक और होता है केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, SP, D एंड F लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट क्या हो गया, लैटिस क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस क्या हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन में हम लोग जो निकालते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉर्नेस्ट इक्वेशन, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। बहुत सारा टॉपिक इसमें और भी है। केमिकल काइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, SPD कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए अगर जो बेसिक इजी चैप्टर का बात करें तो ये सारा आपका इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसमें ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप लोग देख सकते हो जैसे पॉलीमर में पॉलीमर्स, मोनोमर्स, किसी का पॉलीमर दे दीजिएगा, बोलेगा इसका मोनोमर क्या है, ये किससे मिलकर बना हुआ है।
उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिकल्स मतलब जैसे कि हो गया मोनोसैकेराइड्स, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सबका फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूलाज पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिसमें दवाई वाई का नाम पूछा जा सकता है। पॉलीमर्स बता दिए, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड एथर में अल्कोहल किससे बनता है, अल्कोहल अगर इससे बना रहे तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, फिनॉल्स अगर इससे बना रहे तो फिनॉल कैसे बनता है, ईथर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में जैसे कि नाइट्रोजन, NH3, NH4, ये सारा चीज़ का प्रॉपर्टीज भी बहुत बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में वही फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा तो लगभग केमिस्ट्री को हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे गैसेस, आप लोग का गैसेस से रिलेटेड हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स। और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड, उसके बाद कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, किस टाइप का बॉन्ड शेयर करता है कौन सा एलिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही आप लोग का सिलेबस है केमिस्ट्री में, जिसमें आप लोग अगर कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि इस टॉपिक में इसी से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट में नहीं बोला जा सकता कि इसी से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और केमिस्ट्री आसान है, D2D का केमिस्ट्री आसान है, ठीक है। और इसका नोट्स भी आप लोग को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट जो भी D2D का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग को पता चल गया होगा सिलेबस क्या है, और जो लोग D2D का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, बिकॉज दे नीड योर हेल्प एंड आई ऑल्सो नीड योर हेल्प। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं हम लोग जल्द ही, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।